हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 साइंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मॉडल पेपर के थ्रू सोल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 एंड 2 को सोल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट, हमारे मॉडल पेपर को हम सोल्व करते हैं। तो हमारा मॉडल पेपर है, सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। इसमें टोटल 3 सेक्शंस है, ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर्स ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए 18 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बी 70। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे पहला विच एलिमेंट हैज 0 वैलेंसी एंड सेकंड है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये के शेल, एल शेल और ये एम शेल। इसी तरह हम एक और न्यूक्लियस और ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट 18 के लिए बात करते हैं। एलिमेंट नंबर 18 के लिए, तो 18 के लिए सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 8 और इनका ऐड कर दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा टोटल 18। अब देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो लास्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये ऑक्टेट बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्टेट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या हो गई, 0। तो इसमें एलिमेंट नंबर 18 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 एंड 7। अब इनको ऐड ऑन कर लीजिए, 17 ही हो रहा है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बन जाएंगे, सबसे पहली शेल में कितने बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। इसके बाद 8। इसके बाद हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए स्टूडेंट, इसके आउटर मोस्ट शेल में, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये के शेल हो गई, ये एल शेल और ये एम शेल। तो एम शेल में इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको ऑक्टेट होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट, इसका आ जाएगा आपका 1। ओके स्टूडेंट, और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या आ जाएगा, इसमें चार्ज आ जाएगा आप -1। जब भी आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, -1। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप इस तरह से अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर डिस्कसिंग अ लॉ दैट स्टेट्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द लॉ एंड सेकंड पार्ट बेस्ड ऑन द अबव लॉ फाइंड आउट इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न in the presence of 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है हमें, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये कौन सा लॉ होता है, ये लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये क्या होना चाहिए, मास में इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या आना चाहिए, CO2 44 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12 एंड ऑक्सीजन का 16 और ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 32 और ये कितना आ रहा है 44। तो यानी कि 44
और इनको ऐड ऑन कर दीजिए आप, 2 2 = 4 और 3 और 1 4, यानी कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से आप लिख कर आ सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे? इसका आंसर आप इस तरह से अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. State the observation in the experiment which led Rutherford make the following conclusions. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एंड बी पार्ट क्या है? होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स सेंटर। तो देखिए स्टूडेंट, रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? सबसे पहले एक गोल्ड की एक थिन शीट ली थी, गोल्ड की। तो इसने गोल्ड की एक थिन शीट ली थी और उससे अल्फा पार्टिकल्स के क्या करा था? बम्बार्डमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल्स को क्या करा था? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उसने यहाँ से पास करवाया था। तो उसने ये ऑब्जर्व करा था यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे। इस गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे चले गए थे। तो इसका मतलब क्या बताया था रुदरफोर्ड ने? इसका मतलब बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो एटम का पार्ट होता है उसमें क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। ओके स्टूडेंट, और इसका बी वाला पार्ट क्या बताया था? हो कि गोल्ड फॉइल में जब अल्फा पार्टिकल्स की जब इन्होंने बम्बार्डमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल को पास ऑन किया था जब गोल्ड फॉइल से, तो इन्होंने देखा था कि कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो अपनी पोजीशन से क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और जब उन्होंने ऐसा पार्टिकल देखा जो सीधा टकरा के बीच में टकराया और सीधा उनकी तरफ आ गया, वो 180 डिग्री वाला, 180 डिग्री से वापस उनकी तरफ आ गया, तो उन्होंने इस चीज़ से ये प्रूव कर दिया कि एक एटम में जो इसका मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है इसके सेंटर में। जो ये स्टेटमेंट है, होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इस सेंटर, तो इन्होंने बताया था अल्फा पार्टिकल की हेल्प से कि अल्फा पार्टिकल्स को जब इन्होंने पास ऑन किया था इस गोल्ड फॉइल से, तो इसमें देखा था कि कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या हो रहे थे? 180 डिग्री पर इनकी तरफ वापस आ रहे थे। तो इन्होंने ये बताया था, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है और बीच में भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये आपस में रिपल्शन करेगा, तभी इनकी तरफ आया था ये वापस। और इधर देखिए, जब इन्होंने एम्प्टी बताया था, इसमें क्या हो रहा था? सीधा सीधा निकल रहा था, इधर प्लस माइनस कुछ नहीं था, सीधा सीधा निकल रहा था, अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल रहा था। लेकिन इधर देखिए, इधर ये कर रहे थे तो यहाँ से सीधा इनकी तरफ टकरा कर आ रहा था, यानी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव होना चाहिए, जब तो इनकी तरफ टकरा के आना चाहिए था ये। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप अपने एग्जाम में इस तरह से लिख कर आ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, हिज रिपोर्ट्स से दैट ही इज इन्फेक्टेड विद HIV। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द डिजीज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सेकंड क्या पूछा है हमसे? स्टेट एनी 2 वेज बाय विच दिस डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और ब्लड कॉन्टैक्ट से। अगर ब्लड कॉन्टैक्ट है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो वहाँ से भी हम कोई ये डिजीज हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे? इस तरह से अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Although Archana has been suffering from cold and cough, she decided to appear for her class test. Classmates seated close to her had an exposure to the infection being carried by Archana. However, only one of them actually suffered from cold and cough. तो इसका ये पार्ट है, which system is responsible for fighting with infection carrying microbes. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आ जाएगा? इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम ये होता है जिससे हम किसी भी माइक्रोब से लड़ पाते हैं, किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर पाते हैं। और इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट प्रिवेंटेड द रेस्ट ऑफ दोज क्लासमेट फ्रॉम कैचिंग कोल्ड एंड कफ इन स्पाइट ऑफ देयर एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन। देखिए स्टूडेंट, जो इसका इम्यून सिस्टम है उसी की वजह से ये क्या बच पाती है? माइक्रोब से
और जो भी इन्फेक्शन है उनसे ये फाइट अच्छे से कर पाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा आपका उतनी अच्छे से आप किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसका जो और वाला पार्ट है, मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। तो देखिए स्टूडेंट एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है वायरस। देखिए स्टूडेंट जितने भी टाइप के बैक्टीरिया है उनका सेल क्या होता है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है। बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म बैक्टीरिया का सेल्फ होता है, जिसकी वजह से हम इसका एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बना पाते हैं। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बना पाते हैं क्योंकि हमें इसकी मैकेनिज्म नोन है, हम इसे जानते हैं इसके मैकेनिज्म को, इसलिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना हमारे लिए इजी है। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस डिपेंड होता है होस्ट पर और उसका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो होस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मान लीजिए होस्ट हम हैं, जैसे वायरस जिसके भी अंदर एंटर होता है तो वो होस्ट हो जाता है, और होस्ट के अंदर जैसे ही वो वायरस एंटर होता है और वो बायोकेमिकल मैकेनिज्म वायरस का खुद का सेल्फ नहीं होता, वो डिपेंड करता है होस्ट के केमिकल कॉम्पोजिशन पर कि वो उसके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड होता है और उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिकल मैकेनिज्म वायरस चेंज करता रहता है। इस वजह से इसकी पर्टिकुलर मैकेनिज्म हमको नोन नहीं हो पाती। हम इसकी जो मैकेनिज्म है वायरस कैसे काम कर रहा है हम इसे जान नहीं पाते, और इसकी वजह से एंटीवायरल मेडिसिन हम जल्दी से बना नहीं पाते। ओके स्टूडेंट, तो इसका आप इन सभी का A, B एंड C ये जो और वाला पार्ट है इसका आंसर आप किस तरह से अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप इस तरह से अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। A वाला पार्ट है इम्यून सिस्टम, B वाला पार्ट है इम्यून सिस्टम दोज हु डजंट suffer with cold and cough successfully fought against the microbes to which they were exposed। और जिसका और वाला पार्ट है वायरस वाला जो अभी डिस्कस किया था आपने, वो आप यहाँ से ये बता सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स ऑफ अबाउट 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम A by the action of force 4 Newton applied on the box at an angle of 60 degree। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या पूछा हमसे, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये बॉक्स बना लीजिए, ये A है, ये वाला B है और ये F फोर्स लग रहा है F न्यूटन का, और इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट, A बॉक्स B की तरफ आए तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और F की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हमसे फाइंड द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये क्या होता है F वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये F क्या होता है, फोर्स है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम खोलते हैं तो ये क्या बनेगा, एफ एस कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, ये आप 11th-12th में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, अब आप एक चीज़ रिमेंबर कर लीजिए कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1। ओके स्टूडेंट, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0, और कोस 180 इसकी वैल्यू होती है आपकी -1। सिर्फ आपको इन 3 चीज़ों को रिमेंबर कर लेना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, ग्रेविटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट इस बॉक्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह लगेगा क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में।
तो इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो अब देखिए वर्क डन क्या आ जाएगा, W बराबर F की वैल्यू कितनी है 4 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 और कोस 90। अब देखिए स्टूडेंट W इक्वल्स टू कोस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो टोटल ये सारा नंबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा 0 जूल। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए बी वाला पार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, देखिए इसमें थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट आप एक चीज़ और रिमेंबर कर लेंगे, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आपके वैसे क्लास 10th में आएगा, लेकिन आप इन चीज़ों को अभी से रिमेंबर कर लीजिएगा। आपको सिर्फ 1 2 3 और ये चौथा इनको रिमेंबर कर लेना है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, और W बराबर क्या आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी है 4, S की वैल्यू कितनी है 2 और कोस यहाँ क्या रखेंगे कोस 60। अब देखिए W बराबर 4 इंटू 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो W बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 जूल। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 जूल। स्टूडेंट जो इसका और वाला पार्ट है वो करते हैं हम। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हिट्स अ शीट ऑफ आयरन बाय फास्ट मूविंग हैमर द आयरन शीट हीट्स अप। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है विच टाइप ऑफ एनर्जी डज द फास्ट मूविंग हैमर पसेस। और बी वाला पार्ट है स्टेट द टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन द अबव प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट ये हमें डायग्राम शो किया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है, आपका एनविल होता है। क्या होता है, एनविल। ये आपका एनविल होता है और ये हैमर से ये बार बार ब्लैक स्मिथ इस पर क्या कर रहा है, हिट्स कर रहा है। इसकी वजह से देखिए जब ये हैमर को हिट्स कर रहा है बार बार मोशन में ला रहा है, और मोशन के कारण विच टाइप ऑफ एनर्जी डज द फास्ट मूविंग हैमर पजेज। तो हैमर क्या पजेज कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बी वाला पार्ट है स्टेट द टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन द अबव प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट जब ये ब्लैक स्मिथ बार बार इसको हिट्स करेगा एनविल पर, ये मेटल की बनी होती है, इसमें बार बार हिट्स करेगा, तो हैमर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब एक काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जिससे क्या होगा मेटल, जो भी ये मेटल की बनी है ये जो आयरन है, ये जो एनविल है, इसमें क्या होगा, मेटल क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीटअप, हीटेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हीटेड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट कैरीड अ पोर्ट कंटेनिंग सोइल वेट 60 Newton from the earth to the surface of moon. He kept it there and just before the return journey from the moon to earth, he weighed the soil on the surface of moon and found that it was only 10 Newton. देखिए 16 न्यूटन था, मून पे आते ही क्या हो गया 10 न्यूटन। Why did its weight decrease and how much was the loss in mass of the soil? देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको मास और वेट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए मास जो होता है किसी भी प्लैनेट पर चल जाइए हमेशा उसको क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मानेंगे, लेकिन वेट जो है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी और प्लैनेट टू प्लैनेट ये वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पर हम जी की वैल्यू क्या मानते हैं जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे होता 9.81 है, तो आप इसे जनरली इतना लगभग मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मून पर क्या होता है, मून पर होता है अर्थ का जी, अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना होता है, अर्थ से 6 टाइम्स लेस होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट जिस तरह से इनका ग्रेविटी में रिलेशन है मून और अर्थ का, इसी तरह इनका वेट में भी रिलेशन होता है। तो वेट में रिलेशन क्या होता है, वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6 इक्वल्स टू वेट ऑफ मून। यानी कि स्टूडेंट जैसे हमसे पूछ रहा है कि वाई डिड इट्स वेट डिक्रीजेज एंड हाउ मच वॉज द लॉस इन द मास ऑफ द सोइल। देखिए वेट में डिक्रीज आएगा, कितना आएगा, देखिए
देखिए मून पर कितना था वेट, मून पर वेट था 60 न्यूटन, और जैसे ही हम मून पर पहुंचे तो मून पर वेट क्या होगा, मून पर क्या होगा 10 न्यूटन। देखिए स्टूडेंट हमें ये रिलेशन मालूम है, और देखिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू अर्थ कितना है 60 न्यूटन, और 60 न्यूटन अपॉन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, और वो डब्ल्यू मून कितना होता है 10 न्यूटन। तो इस तरह से डब्ल्यू मून की वैल्यू निकल जाएगी, तो 60 टू 10 न्यूटन हो जाएगा वेट, क्योंकि वेट में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट मास क्या होगा, अभी इससे पूछा है हाउ मच वॉज द लॉस इन द मास ऑफ द सोइल। हम जानते हैं कि मास ऑफ मून पर जो मास है वो इक्वल है मास ऑफ अर्थ के, तो इसमें आप कह देंगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट में चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और मास में कोई चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट इसका जो और वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे। अ स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देन व्हाई वी सी ओनली द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट नॉट द अर्थ राइजिंग टुवर्ड्स द स्टोन। देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए, और यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F अपॉन एम। अब मैंने एक्सेलरेशन ही क्यों निकाला यहाँ पर, देखिए जब भी स्टोन फॉलिंग करेगा, और इसने फॉलिंग का ही बोल रहा है कि वो जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिरते वक्त उसमें क्या आएगा मोशन आएगा, और मोशन के रेस्पेक्ट में क्या हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं एक स्टोन की और बात करते हैं अर्थ की। देखिए स्टोन का मास अर्थ के रेस्पेक्ट में कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, और अर्थ का मास क्या होगा स्टोन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई होगा, कंपैरेटिवली बहुत हाई होगा मास इसका। तो देखिए स्टूडेंट अगर ग्रेविटेशन फोर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं तो इस केस में स्टोन का मास अगर हम यहाँ पे रखते हैं ये कम होगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा ज़्यादा आएगा, जिससे क्या होगा स्टोन ज़्यादा तेज़ी से आएगा। लेकिन बात करते हैं अर्थ की, अगर फोर्स को सेम रखते हैं मास क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मास जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो देखिए जब ये नीचे वाले टर्म जब ज़्यादा होगी तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा स्टोन के कंपैरिजन में अर्थ मूव नहीं करता, तो स्टोन नीचे इस कारण हमें दिखाई देता है गिरता हुआ। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर आप इस तरह से अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम सेक्शन बी को करते हैं, तो हमारे सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, Rahul took 5 moles of carbon atoms in a container and Sohan also took 5 moles of sodium atoms in another container of same weight। तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट क्या पूछा हमसे, whose container is heavier। देखिए स्टूडेंट 5 moles of carbon atom है, 5 moles of carbon atom, और हम 1 मोल में क्या होता है कार्बन एटम में, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू, ये मैं लिख सकता हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 5 में कितने हुए 12 इंटू 5, यानी कि कितना हुआ है 12 5 जस्ट 60 ग्राम ऑफ कार्बन। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करते हैं सोडियम के, तो सोडियम के 5 मोल में कितने होंगे 23 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 115 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें से हैवियर इसका वेट ज़्यादा है, किसका वेट ज़्यादा है, इसमें सोडियम का वेट ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं सोडियम का वेट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो बी वाला पार्ट है, बोथ कंटेनर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्लेन बाय कैलकुलेशन, तो इसमें आप लिख सकते हैं यस। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए स्टूडेंट 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6.023
इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके जो कार्बन के 5 मोल्स हैं, कार्बन के लिए बात करते हैं, तो इसके 5 मोल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 30.115 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बात करते हैं सोडियम के लिए। तो सोडियम के 5 मोल है और 5 मोल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो सेम नंबर यही आ जाएगा हमारा 30.115 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो 5 मोल ऑफ कार्बन एंड 5 मोल्स ऑफ सोडियम, इनमें जो एटम्स के नंबर होंगे वो सेम होंगे। ओके स्टूडेंट, और ये हमने कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, इसका जो सी वाला पार्ट है, विच टर्म इज यूज्ड टू रेफर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो ए वाला पार्ट जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें क्या बताया था कि 1 मोल इक्वल्स टू होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। और 1 मोल को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता था, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये 1 मोल और 1 मोल ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम को हम इतने नंबर लिख सकते हैं कि इतने नंबर उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे। और ये नंबर क्या कहलाता है? आवागाद्रो कांस्टेंट Na। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आवागाद्रो कांस्टेंट। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आवागाद्रो कांस्टेंट के बराबर इसके नंबर होंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग देयर आयंस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है अमोनियम सल्फेट। तो देखिए स्टूडेंट, अमोनिया को कैसे लिखेंगे? NH4 और सल्फेट को SO4। अब देखिए NH4 अमोनिया पे कितना चार्ज आता है? इस पे चार्ज आता है +1 और सल्फेट पर कितना आता है? सल्फेट पर आता है आपका -2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये आपको इसका चार्ज को रिमेंबर होना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब इसके प्लस माइनस मत लगाइएगा, बस NH4 तो ऐसे ही लिख दीजिए, NH4 का होल ट्वाइस, क्योंकि पूरे पे जा रहा है ना तो इसका होल ट्वाइस आ जाएगा। और ये SO4, अब यहाँ पे 1 लगाओ चाहे मत लगाइए। तो ये क्या बन गया आपका? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है? वो है मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो आप पहले मैग्नीशियम लिखिए और नाइट्रेट लिखिए, NO3 होता है नाइट्रेट। अब मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आता है? +2 और नाइट्रेट पे कितना चार्ज आता है? -1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस मत लगाइएगा, तो MgNO3। अब NO3 पे टोटली 2 है ना, ये क्रॉस हो जाएगा 2, तो NO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला? मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका और वाला पार्ट। और वाला पार्ट क्या है? विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो डाल्टन थे उन्होंने क्या बताया था? डाल्टन ने उन्होंने बताया था एटम कैन neither be created nor destroy। तो ये इन्होंने ये चीज बताई थी कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। ओके स्टूडेंट, तो इसमें इन्होंने ये पोस्टुलेट बताया था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। तो ये आपको लिख देना है। देखिए स्टूडेंट, इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या है? राइट द नेम ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फर्स्ट वाला पार्ट है KNO3। इसको क्या बोलते हैं हम? KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। और सेकंड वाला पार्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं?
एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 4 आ रहा है ना क्लोरीन, तो इसलिए टेट्राक्लोराइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो इसका ये नाम हो जाएगा। और एंड का क्या है ये, H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर 18 and 40 रेस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स एटम। शो दैट स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Z से। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं एटॉमिक मास की, और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब हमको क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर हमको गिवन है 18 और एटॉमिक मास हमको क्या गिवन है 40। तो देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट। तो देखिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट अभी इसमें मास नंबर 40 दे रखा है, और ये मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस जेड, और A की वैल्यू कितनी है 40 और Z की वैल्यू 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 22। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं हम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 18 है। तो ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट होता है आपका आर्गोन, इसको AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा 2 8 and 8। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कैसे करेंगे हम, 2 8 8 है, ये इसका न्यूक्लियस फॉर्म कर देंगे, और फिर इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखिए ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें ये K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अपने एग्जाम में दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स X एंड Y गिवन बिलो। तो ये प्रोटॉन्स के नंबर है 4 4 और न्यूट्रॉन्स के नंबर है 4 एंड 6। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या गिवन है, हमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एटम्स। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था मास नंबर क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए इसमें प्रोटॉन एक्स एलिमेंट के लिए अगर मास नंबर निकालना है, हमें मास निकालना है कि इसका मास कितना है, तो देखिए प्रोटॉन नंबर 4 है और न्यूट्रॉन कितने 4 है, तो इसका कितना आ जाएगा 8 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको आप 8 AMU भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ऐसे सिमिलरली वाई के लिए बात करते हैं। वाई का मास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास कितना, इसका प्रोटॉन कितने हैं 4 है और इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6 है, ये कितना आ जाएगा हमारा 10 एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे क्या पूछ रखा है, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एटम्स। इन दोनों एटम्स में आपस में क्या रिलेशन है? देखिए स्टूडेंट इन दोनों एटम्स में एटॉमिक नंबर सेम है, देखिए एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है दोनों का अलग अलग है। देखिए ये 8 है और ये 10 है। तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे। क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। जेड तो क्या है? सेम होते हैं। और मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जेड इन दोनों में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपस में आइसोटोप्स हो गए। तो इनमें रिलेशनशिप क्या है? आइसोटोप्स का। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका बी वाला पार्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने बताया था कि इसमें क्या होता है 2n² के हिसाब से हम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। देखिए जैसे K शेल है, फिर हमने L शेल बना दी। तो देखिए n की वैल्यू अगर 1 लेंगे आप, n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे यहाँ पर। अब n की वैल्यू 2 ले लीजिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अब इसमें 8 आएंगे। इस तरह से हम इनको फिल करते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसको किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? 2n²। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम एक डायग्राम के मदद से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आ सकते हैं। जैसे अभी इसमें क्या लिखेंगे? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल करा था एक हैमर का, और वो एनविल पर क्या कर रहा था? बार बार हिट कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था? काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहा था? वो चेंज कर रहा था हीट एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट अगर इसमें आप एक और एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम लिया हमने, और पेंडुलम में क्या किया? ये बोब होता है पेंडुलम का, ये बोब होता है जो अभी ओसिलेट कर रहा है। ये जो मोशन होता है इसमें टू एंड फ्रो का, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। और ये जो स्ट्रिंग से बंधा है ये क्या कर रहा है? बोब के साथ मोशन में है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या बता सकते हैं हम? लेट अस टेक, ये आप लिख दीजिएगा पेंडुलम का ओसिलेट कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? देखिए तो सपोज कीजिए स्टूडेंट ये आपका पेंडुलम है और ये फिर यहाँ पर मोशन में आ रहा है, ये यहाँ से मोशन में आया। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा? इसमें देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करती है वो आपको समझ में आएगा। देखिए सपोज कीजिए स्टूडेंट कि ये h हाइट है, ये भी h हाइट है, और ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, ये 0 हाइट है, यहाँ पर h बराबर 0 है। तो देखिए स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी कब काम करती है? जब सर्टेन हाइट हो। तो यहाँ पर जैसे ही ये इस कंडीशन में आएगा, यहाँ पर ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो यहाँ पर ओनली क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर बात करें इस पोजीशन की, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर भी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा? h तो 0 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इस पोजीशन की, कि मिड में आप सपोज कीजिए ये वाली पोजीशन है, यहाँ पर क्या होगा? हाइट भी कम है थोड़ी,
हाइट भी कम है और यहाँ पे मोशन भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे। तो अब बात करते हैं कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। देखिए अब ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही यहाँ पर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में, फिर ये यहाँ से यहाँ पर आई काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पर गई तो ये पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप बीच की बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन इनका वैल्यू तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। यहाँ पर भी कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, सभी जगह कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आप ऐड ऑन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जो सेम ये वैल्यू दे रहा है इतनी ही वैल्यू यहाँ पर देगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट है। मतलब सभी जगह कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको जब तक एयर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट्स कम टू रेस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन विद द हुक, एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी जब ये रुकेगा तो बाकी की जो एनर्जी, ये हीट अप होगा थोड़ा, तो ये जो एनर्जी होगी ये कहाँ पर जाएगी, सराउंडिंग में पहुँच जाएगी एनर्जी। तो इस वजह से जो भी एनर्जी है वो डेस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही हमने क्रिएट करी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, अभी पोटेंशियल काइनेटिक किस में बदल जाएगी, हीट में, और हीट की एनर्जी किस में चल जाएगी, सराउंडिंग में। तो इस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट, और इस तरह से आप इसको अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। देखिए स्टूडेंट, मास एंड वेट अभी हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि मास क्या होती है, एक क्वांटिटी, एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है जो सभी जगह सेम होती है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट, और मास में लिख सकते हैं, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट क्या है, वेक्टर। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला, इसको तो आप सीधा सिंपली किलोग्राम में लिखते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन। इसको आप फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, W = m/g, जो इसमें एक मास है और इसके साथ g है, ग्रेविटी। तो ये किस में आ जाएगा, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन में आएगी। तो W, इसको वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और इसको m से, मास से। ओके स्टूडेंट, तो ये आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं और आप अपने एग्जाम में इसको भी लिख कर आ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड है, ऐसे डिफरेंस भी आप लिख कर आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका जो बी वाला पार्ट है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट इक्वल टू बी द रेडियस ऑफ द अर्थ is n. What will be its weight at the height equal to 3 times the radius of the earth? सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के स्क्वायर के। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, m, और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाएगा जब हम इसके प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा देंगे, Gmm/d²। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इसकी वेट। वेट को अभी हमने डिफाइन करा था, वेट को कैसे लिख सकते हैं, m/g। ओके स्टूडेंट, अब इसको W1 मान लीजिए। वॉट विल बी द वेट एट द हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये अर्थ है हमारी, ये इसका सेंटर है,
यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट रखा है तब इसकी डिस्टेंस है d, और एक कंडीशन में क्या बोल रहा है, एक कंडीशन में ये बोल रहा है कि इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर 3d। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में इसका वेट क्या है, इस केस में, और इस केस में इसका वेट क्या है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो बताना है। तो W1 बराबर mg होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं F की टर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स टू होता है ma, तो a की जगह g में लगा सकता हूँ mg, तो इसको मैं यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ W को। तो देखिए स्टूडेंट, mg ये किसके लिए है, 1 के लिए, इक्वल्स टू जी एम कैपिटल M, इसका देखो इसका m है, m मास है और अर्थ का क्या है कैपिटल M, और इनके बीच की दूरी क्या है d स्क्वायर, d है रेडियस तो t स्क्वायर। ऐसे ही कंडीशन 2 के लिए होगा, mg 2 वेट 2 के लिए, लेकिन इस केस में अब क्या है जी एम कैपिटल M, और d की जगह क्या लेना है, d की जगह लेना है आपको 3d, क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो 3d। तो अब क्या आ जाएगा इस केस में, इस केस में आ जाएगा mg2 इक्वल्स टू जी एम कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर, यानी कि 3d स्क्वायर, यानी कि 3d स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको तो 1 मान लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, तो 1 और 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो mg1 अपॉन mg2 इक्वल्स टू, अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा 9। और अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू 9। तो देखिए स्टूडेंट, इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा GMM d स्क्वायर, और सेकंड वाले का आप ये कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी को करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ह्यूमन बींग्स लिव इन द सोसाइटी, आवर सोशल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर in our individual health. We live in village, town, cities. In a such place, even our physical environment decided by our social environment. At any place, our body may feel sickness. There are many tissues in the body which makes up psychological system to carry out functions. When there is a disease, some changes give rise to symptoms and signs of a disease. अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, what is disease? Second, what are called the symptoms of a disease? एंड थर्ड पार्ट, वोट कैन वेरियस कोजेज फॉर अ पर्सन गेटिंग डिजीज, और वाला पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन वोट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ डिजीज एक्सप्लेन गिविंग। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे और हमारे एग्जाम में हम कैसे लिख कर आएंगे इसको, इन क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है वो है डिजीज वाला। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, अगर वो नॉर्मल फंक्शनिंग अगर उसकी बॉडी की नहीं हो पाती तो वो क्या पर्सन क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। एनी कंडीशन विच इम्पेयर्स द हेल्थ और इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ओके स्टूडेंट, अब बी वाला पार्ट क्या है, सिम्टम्स। सिम्टम इज अ फिनोमिना दैट इज एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल अफेक्टेड द डिजीज। देखिए स्टूडेंट, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम्स। देखिए साइन और सिम्टम में मामूली सा ही डिफरेंस होता है। सिम्टम्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल फील करता है, जैसे मान लीजिए आपको सिर में दर्द हो रहा है या फिर आपको पेट में दर्द हो रहा है, वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, कोई अगला बंदा आपको देख नहीं सकता कि आपको क्या हो रहा है, वो आप ही फील कर सकते हो। लेकिन साइन का क्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप खांस रहे हो बार बार या फिर आप छींक रहे हो बार बार, तो वो दूसरा पर्सन भी आपको नोट डाउन कर सकता है, तो ये होता है साइन। और सिम्टम जो इंडिविजुअल फील करता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए कोजेस में आप क्या लिखेंगे, जो इसका थर्ड वाला पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होंगे, वाटर, फूड। अगर वाटर सही नहीं होगा तो आप बीमार हो सकते हो, फूड अगर पॉइजनस होगा या फिर फूड बहुत दिनों पुराना होगा तो उससे भी आप बीमार हो सकते हो। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, पुअर ईटिंग हैबिट्स, मान लो आपकी टाइमिंग ही सही नहीं है खाना खाने की, तो उसमें भी आपको
मतलब कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकते हो। और पुअर नरिशमेंट, अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो उससे भी आप वीक पड़ सकते हो। थर्ड क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए आपका वीक इम्यून सिस्टम है तो इससे भी आप हो सकते हो। और सोशल रीजन, पुअर पब्लिक सर्विसेज है आपकी, तो इससे भी आप हो सकते हो। और इसका जो और वाला पार्ट है उसमें पूछा था कि टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज 2 टाइप की होती है, एक होता है एक्यूट डिजीज और एक होता है क्रोनिक डिजीज। इसमें से जो एक्यूट डिजीज है तो उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। मान लो आपको कॉमन कोल्ड हुआ, वायरल फीवर हुआ, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ दिनों के बाद ये फिनिश हो जाता है। इसके बाद क्रोनिक डिजीज क्या होती है, ये क्या होता है, एक लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गया या फिर कैंसर हो गया, तो ये लंबे टाइम के लिए चलता है। तो इस तरह से हम एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज को भी बता सकते हैं, और इनके एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन अ सिंपल पेंडुलम वाज कंडक्टेड इन अ क्लास। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द सेटअप। इट शोज अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है, 100 ग्राम मास है बॉब का, ये बॉब होता है आपका। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसे आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1000 kg। तो ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0.1 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद दे रखा है इनिशियली द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज एट रेस्ट ओ पोजीशन हमें गिवन है। इट इज देन डिस्प्लेस्ड टू वन साइड एट ए पोजीशन है, बी पोजीशन है। द हाइट ऑफ ए अबव ओ इज 5 सेंटीमीटर, और हमें ये हाइट भी गिवन है। टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम, और ए वाला पार्ट क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब एट ए। तो देखिए स्टूडेंट, ए पोजीशन पर हाइट क्या गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसे भी कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 5 और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.05 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एट पोजीशन ए पर। तो ए पर क्या हो जाएगी, mgh, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। m कितना है हमारे पास, 0.1, और h कितना है हमारे पास, g कितना है 10, और h कितना है 0.05। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05 जूल। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब बी वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन ओ। अब देखिए ओ पोजीशन पर तो हाइट तो 0 है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो mgh लगाएंगे, तो m की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे, और h की वैल्यू तो 0 है, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 में हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट, कि पेंडुलम में हमेशा एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एवरी पॉइंट पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस केस में इसको कैसे समझे। देखिए अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, और इन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए, अब ये जो इस पोजीशन पर है, ओ पॉइंट पर जो इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, सारी की सारी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब इनका सम करके देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, किस पोजीशन पर बता रहा हूं मैं, ओ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई, मैक्सिमम, लेकिन इन दोनों का सम करते तो कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सी वाला पार्ट देखिए, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पोजीशन P whose height above mean position is 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर लीजिएगा, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे। तो देखिए mgh, m की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1, और g की वैल्यू है 10, और h की वैल्यू कितनी है 0.02। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.02 जूल। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी अभी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर यही लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, देखिए इसमें हमें जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए जो इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर वैल्यू आ रही थी पोटेंशियल एनर्जी की, वो कितनी आ रही थी 0.05, और यही इसकी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की जो वैल्यू है वो तो यही रहेगी 0.05 सभी एवरी पॉइंट्स पर। तो देखिए स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी एट 2 सेंटीमीटर पर कितनी आई थी 0.02 जूल। अब हमें हाइट 2 सेंटीमीटर पर काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में 0.05, यहाँ पर टोटल लिख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.05 माइनस 0.02, तो ये कितने आ जाएगी आपकी 0.03 जूल। तो इस तरह आप इनके आंसर बता सकते हो। ओके देखिए स्टूडेंट इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर में आप ये लिखेंगे सबसे पहले, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखिए स्टूडेंट अगर बात करते हैं इसकी इस डायग्राम की, क्योंकि इसी में हमें बताना है, तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई कंप्लीटली, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ से फिर वापस से कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसमें लिख देंगे आप डज नॉट वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से ये लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व होता है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।